नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरके भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. MashaAllah. And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Habari yako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And we must, absolutely must thank all our viewers for the kind of support they have shown us. Thank you very, very much. और साथ में आज प्रकाश दिवस भी है गुरु गोविंद सिंह महाराज का। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई प्रकाश दिवस के लिए। दे शिवा वर मोहे शुभ कर्मन थे, कब हो न डरो न डरो, अरस्यो जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिक्खी के स्थापक, और जैसा कि हाल ही में अमित शाह साहब ने कहा कि अगर मान लीजिए गुरु तेग बहादुर ना होते या गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो आज कोई हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बचता। बिल्कुल सर, ऐसा अमित शाह साहब ने कहा है। We'll talk about that in just a little both while. Prime Minister Modi and Amit Shah has been praising. I mean, this is the first time somebody really talked forthcoming about the heroic deeds of the Gurus. सर ऐसा है कि शहीदी दिवस पूरा है और शहीदी वीक जो है वो पूरा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने बनाया है, याद रख लीजिए, और कोई नहीं बना पाया अभी तक। पहली बार हुआ है, कैसा हुआ है। Right, at the moment we've got a wonderful panel of guests with us. Let's go straight across to them. I think we've got, yes we have Ali Darwala साहब, नमस्कार। 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 नमस्कार Darwala साहब। And Sanjay Dwivedi ji looking dapper and Yes, very, yes. very nice जय as श्री usual. राम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव। और दारूवाला साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं आजकल पुणे के अंदर, जो क्या क्या भाषण दे रहे हैं, आया मजा आ गया। विश्व हिंदू परिषद की रैली में, आरएसएस की रैली में, पता नहीं क्या क्या, बीजेपी की रैली में, माशाल्लाह जबरदस्त। दारूवाला साहब आप तो छा गए सर, छा गए, मतलब फैंटास्टिक। तो दारूवाला साहब एक चीज बताइए, ये मोदी जी ने भी कहा है, अमित शाह साहब ने भी कहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने तो कल ही कहा है, परसों कहा है, बहुत सुनने वाली बात है दारूवाला साहब। उन्होंने ये कहा है कि भैया तुम्हारा दिल जो है वो गाजा के लिए धड़कता है, गाजा में जो मुसलमान मारे गए, फिलिस्तीन जो मारे गए, वो उनके लिए धड़कता है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके लिए आज तक आप कभी मोमबत्ती तक नहीं बाहर लेकर के आए। व्हाट इज दिस दारूवाला साहब? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। व्हाट, ये किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं? दारूवाला साहब आप बताएं कि गाजा में जो हो रहा है उसके लिए आप रैली पे रैली करेंगे, झंडे निकालेंगे, गाजा के फिलिस्तीनियों को बचाओ, ये करो वो करो, और बांग्लादेश में बिल्कुल पड़ोस में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। दारूवाला साहब प्लीज। राजीव सर, प्रदीप सर, यू नो आई डोंट बिलीव इन लिप सर्विस। यहाँ पर इतनी बड़ी रैली, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली के अंदर वो व्यासपीठ के ऊपर उन लोग का दिल देखिए। आज हिंदू लोगों ने इतना बड़ा व्यासपीठ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक मुसलमान कार्यकर्ता को दिया। जो उस मुसलमान का कार्यकर्ता इतना दिल साफ है, सनातन से जुड़ा है, और उस रैली के अंदर मैंने इंडिया में रहने वाले 30 करोड़ मुसलमानों की जानिब से उसका निषेध व्यक्त किया। बेशक ये चीजें उन लोग के सामने नहीं आई, जैसे आपके चैनल के माध्यम से अब हल्लू हल्लू लोगों को समझ में आ रहा है कि जिस बेदर्दी से, बेरहमी से वहां पे हिंदुओं के साथ में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, होते आया है, और एक साल में 326 हिंदू महिलाओं के साथ में जो उनके साथ में किया गया, मैं तो चैनल के ऊपर वो वर्ड भी नहीं यूज करूंगा क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर ऑफ द वर्ड्स दैट आई यूज, जो उनके साथ में नरसिंगार ये बदमाशों ने किया है, उनका एक ही जवाब है, उनके जो कृत्य का एक ही जवाब है, उनके ऊपर आक्रमण करके ये हैवानों को एक साथ नष्ट और खलास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 जी। पॉइंट नंबर 2, मैं एक बात को मानता हूं, ये बात को मैं एकदम अच्छी तरह से मानता हूं, जो सीए, एनआरसी और एनपीआर आया था, प्लीज दूरदृष्टि देखिए आप, मोदी जी, योगी जी,
और अमित शाह साहब का, उनको मालूम था ये आने वाले देश के अंदर बाजू में जो नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ये जो हो रहा है, ये जो अत्याचार वहां पे हिंदुओं पे हो रहा है, इसलिए वो लोग ने ये सीए एनआरसी का प्रावधान लाया था, नागरिकता का प्रावधान लाया था। जो हिंदू यहाँ पे आना चाहते उनके लिए पूरा रास्ता साफ, वो लोग आना चाहते, ये उनका देश है, वो लोग यहाँ पर वेलकम है। और इसका विरोध है ना यहाँ पे किसने किया था, आप देखिए, ये जो कांग्रेस है ना, इतनी घटिया पार्टी है ना, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, इतनी घटिया पार्टी है। ये लोग ने आने वाले दिनों के अंदर, ये उनको मालूम था कि हिंदू भाई लोग इंडिया में आने वाले, भारतीय जनता पार्टी का मतदान इस माध्यम से बढ़ने वाला है, इसको अभी रोको। अगर आप इसको नहीं रोक सकते तो जैसे हमने एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकाला ना, वैसे ये देश के गद्दारों को भी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये 3Ds आप ध्यान में रखिए सर। कितना भी विरोध करिए, कितना भी संसद छोड़िए, आप कितना भी वॉकआउट करिए, ये प्रावधान एसआईआर के माध्यम से देश के गद्दारों को हम यहाँ से निकालने वाले। जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, दूसरे देश के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा, उनको हम भारत में लाए सिवा एक रात भी हम लोग चैन से सोने वाले नहीं है। और आपके माध्यम से राजीव सर, प्रदीप सर, पूरे वर्ल्ड को ये समझना चाहिए, अब मुसलमान भी जाग उठा है, हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उसने कांग्रेस की राजनीति देख ली, ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते, किसी के साथ भी ये लोग हाथ मिला सकते, मगर भारतीय जनता पार्टी ये विचारधारा की पार्टी है। ये लोग ने अगर नहीं किया, हमारा एक भी कैंडिडेट के अगेंस्ट भी नहीं खड़े रहिए, तो हम कांग्रेस को साथ नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, क्योंकि कांग्रेस ये देश के लिए विष है, पॉइजन है। और जब तक कांग्रेस की विचारधारा रहेंगी, यहाँ पे मुगलों की विचारधारा रहेंगी और यहाँ पे ब्रिटिश की विचारधारा रहेगी। मैं मानता हूँ कि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता आप लोग को मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, और क्योंकि उनके पास एजेंडा नहीं है, वो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। मगर ये देश को कांग्रेस मुक्त करना, ये अली बारीवाला का, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी गए थे एक्सप्रेस उद्देश्य है। क्रिसमस का उन्होंने सर्विस में बैठा, चर्च में, दिल्ली में चर्च में बैठा। मोदी जी gave a reach out to the Christian community. I am with you. You are a part of this great country. You are a part of the great democracy. वो शो था, but then what happened across the country? The Catholic जो कार्डिनल्स है केरला का, वो आलोचना करने लगे मोदी साहब आप तो मिसाल दे रहे हो, मगर आपके पार्टी के लोग और आपके संस्था क्या कर रहे हैं? यू आर नॉट बीन एबल टू मेंटेन। मुंबई में बॉम्बे कैथोलिक सभा ने मोदी साहब को भी चिट्ठी लिखा, बोले प्लीज सेव द क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम एट्रोसिटीज। हाउ डू यू सी दैट दानवाला साहब? मोदी साहब के आउटरीच टुवर्ड्स द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द रिएक्शन ऑफ वीएचपी, बजरंग दल और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है आरएसएस के, किस प्रकार से देखते हो आप? देखिए प्रदीप साहब, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मेरे दिल से जुड़ा है। इसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हमारा मुस्लिम समुदाय हो, जहाँ पे धर्मांतर का विषय आता है ना सर, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। बेशक मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है, वो हर जाति को अपने सीने से लगाना चाहते हैं। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ही टॉक्स अबाउट यूनिटी, ही टॉक्स अबाउट ऑल द कम्युनिटीज कमिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मगर जो जमीनी तौर पे, जहाँ पे मैं आपको बताया आइसोलेटेड केसेस ऐसे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो मेन उद्देश्य है, वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के ऊपर ही वो लोग ध्यान देते हैं। मैं ये बात से इतना पीड़ित हूँ सर, इतना पीड़ित हूँ। क्या ये नहीं करना चाहिए? ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने, जो होना था धर्मांतर, इतना धर्मांतर हो चुका है। क्या वर्ल्ड का फर्स्ट और सेकंड पॉपुलेशन आज हिंदूज है और क्रिश्चियंस है। अभी और आप कितना धर्मांतर करना चाहते और क्यों करना चाहते? देखिए सर, 2014 में ये जो सरकार यहाँ पर आई है ना, ये सब जो हो रहा है, इसके ऊपर इतना बड़ा चोक लगने वाला है। ये मिशनरी के माध्यम से, ये वहाबिज्म जो वहाबी लोग कहते हैं उनके माध्यम से, ये जो फॉरेन फंडिंग जो इंडिया में आ रहा है ना सर, 80,000 ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। मैं कहता हूं आपको, वर्किंग एज अ स्पोक्स पर्सन ओवर हियर एंड देन कमिंग फ्रॉम द मुस्लिम राष्ट्रीय मंच,
working under the leadership of my guru इंद्रेश कुमार जी, इतना बारकाई से इतने वर्कशॉप्स हमने अटेंड किए हैं और ये चीज को जमीनी तौर पे हमने सीखा है। ये देश के अंदर सिस्टमैटिकली ये फैब्रिक को चेंज करने के लिए कैसा प्रयास हो रहा है। बेशक क्रिश्चियनिटी जो स्टार्ट हुआ था, जीसस क्राइस्ट ही केम आउट विद लव, he came out with brotherhood, he came out with affection. Whatever conversion had to take place has already taken place, but I think it is the end of it and it has to stop. And if you still do this, agar aap fir bhi under the disguise of schools, under the disguise of church, under the disguise of upliftment, under the disguise of चाइल्ड अडॉप्शन, अगर आप ये काम करेंगे ना सर, फिर मोदी जी तो छोड़िए, इनको कोई भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्या काम करता है ये मुझे मालूम है सर। वो जमीन पे जाके जो हिसाब से काम करता है, जो गौ माता की रक्षण के लिए वो लोग काम करते हैं सर, ये बहुत ब्यूटीफुल फैब्रिक है, इसके अंदर किसी का भी स्वार्थ नहीं है। ये लोग ईमानदारी से सच्चे दिल से काम लेकिन करते हैं। दारूवाला और अगर साहब- आप बोगस है तो आप यहाँ टिक ही नहीं सकते। दारूवाला साहब, क्या है कि एंटी कन्वर्शन लॉ तकरीबन हर जगह पर है, महाराष्ट्र में भी है, झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। मेरा ये कहना है कि कहीं पर भी धर्मांतरण की अगर कोशिश की गई है तो उसके लिए कानून है ना, तो पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, उनको वहां पर भेजिए। आप क्रिसमस डेकोरेशन को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सर? मेरा ये कहना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रांची में मार्क्स एंड स्पेंसर्स का इतना बड़ा स्टोर है, वहां पर जाकर के आप तोड़फोड़ कर रहे हैं। Now these are international organizations. This sends a very wrong message, sir, everywhere. क्या कर रहे हैं सर आप? मतलब दारूवाला साहब, अशोक यादव जी of the समाजवादी पार्टी, welcome to the show, sir. Thank you very much for coming over here. So nice of you. दारूवाला साहब, मेरा ये कहना है, करेक्ट irrespective of, now I don't disagree with you. Let's be very clear. The manner in which some proselytization is taking place, and by the way, दारूवाला साहब, just for your information, most of the places that were attacked were Roman Catholic places. The Roman Catholics never indulge in conversion. ये भी आपको बता दूं. Most of the conversion comes from Middle America, from the Baptists, from the Protestant Church, ऑर्थोडॉक्स। but never, no, not even, I don't think so. Russian Orthodox and Eastern Orthodox, they also don't indulge in conversion. In fact, they are against conversion. They say if you are born a Christian, it's fine. It is the Methodists and it is the Protestants who are all over the place, who are being financed by these middle American organizations. So all I'm saying is, आपने अगर कन्वर्शन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ कुछ भी करना है तो पुलिस को इस्तेमाल कीजिए ना सर। उसमें क्रिसमस डेकोरेशंस के ऊपर तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? क्रिश्चियन बच्चों को, देयर इज अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, उसको कोई बीजेपी की कोई अंजू भारद्वाज जी हैं, उनको थप्पड़ मार रही हैं ये इन भोपाल। सर ये क्या है दारूवाला साहब, बताइए ना प्लीज। करेक्ट ओवर हियर राजीव सर, देखो अगर कोई बात गलत है तो गलत है। क्रिसमस पे डेकोरेशन होता है, फेस्टिव सीजन होता है, उसको सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं सर। ये देश के अंदर जैसा ईद का सेलिब्रेशन है, दिवाली का सेलिब्रेशन है, उसके अंदर मुस्लिम, हिंदू भी और क्रिश्चियन भी बढ़ चढ़ के वो लोग उसमें सहयोग लेते हैं। सेलिब्रेशन अलग है, आप किसी के जो फेस्टिवल्स है उसमें आप ज्वाइन करो, अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उसमें जाके खलक और उसके अंदर कोई बाधाएं भी पैदा मत करो। ये जो हुआ ये गलत है, इसका मैं निषेध करता हूँ। इसके देर नो दो राय, इसके कोई प्रोटेक्शन नहीं, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ ना, ये आइसोलेटेड केसेस होते हैं। But there is one thing which you forgot to answer. I asked you a question. नहीं होना चाहिए Sir, I asked you a specific question before I go to अशोक यादव साहब, क्योंकि अशोक यादव साहब यूपी में, और यूपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसी जबरदस्त ठंड पड़ रही है, कुल्फी जम रही है वैसी, मतलब क्या है, सांस जो है, सांस में से भी बर्फ निकल रही है। इसके पहले कि मैं उनके पास जाऊं, एक सेकंड, पुणे इज वर्स देन लखनऊ। हाँ सर, मालूम है मुझे, मालूम है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था सर। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली अभी, उन्होंने कहा कि यार देखो, गाजा के अंदर जो होता है उसके लिए आपका दिल धड़कता है, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके लिए आप एक साला मोमबत्ती भी नहीं जला सकते। साला तो उन्होंने नहीं बोला, मैंने बोला, एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर इट। ये भी आपको बता दूं कि मैं उसके लिए माफी नहीं मांगता हूं कि आप जो हैं गाजा के लिए आपका दिल जो है बड़ा दुखता है। अरे भैया, और बांग्लादेश के अंदर जो लोग मर रहे हैं उनके लिए मतलब आप मोमबत्ती तक नहीं जला सकते, दिया नहीं जला सकते। दारूवाला साहब, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में अरे सर, ये गलती हमारी है ना, ये गलती हमारी है, जी। ये गलती हमारी इसलिए है क्योंकि गाजा के लिए उनको पैसा आता है, अरब फाउंडेशन करते हैं लोग, इंटरनेशनल ओपिनियन होता है। हमारे हिंदुओं के लिए क्या है? कुछ नहीं है। मोदी और योगी को छोड़ेंगे ना,
ये वर्ल्ड में कोई नहीं है जो सनातन के लिए बात करता है। ये एक मिला है अली दारू वाला जो यहाँ पे इतना बढ़ चढ़ के अपने प्राण को त्याग के इतना डेप्थ में जाके सनातन के लिए बात करता है, हिंदुइज्म के लिए बात करता है। वो मेरा प्रेम है क्योंकि मैं जान चुका हूं ये समाज एकदम पीसफुल समाज है और इतने साल इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एट्रोसिटीज हुए हैं, धर्मांतर हुआ है। ये गौर गरीब जो इनकी जो नेचर है, ये जो इनके पास जो एक है आक्रमण नहीं करना, पीसफुल रहना, ये इनके लिए इतना मिसफायर हुआ है। राजीव सर, जैसे आपके मुंह से शब्द निकलते कुछ कुछ, मैं अपने आप को कैसा कंट्रोल करता हूं मुझे मालूम है। ये गलती हमारी है। ये जो ओवर पीसफुल नेचर है ना, ये ओवर पीसफुल नेचर मिसफायर हुआ Right, so let me go to अशोक यादव जी। सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज। ये अशोक यादव जी ये बताएं, योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं दो नमूने हैं, एक लखनऊ में, एक दिल्ली में, और एक लंदन चले जाएगा अभी, एक जर्मनी में, तब की बात थी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यार गाजा के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है, योर हार्ट ब्लीड्स फॉर गाजा। अब बांग्लादेशी हिंदू जो जिनके ऊपर जो है इतनी अट्रोसिटीज हो रही हैं, ऑलमोस्ट नरसंहार हो रहा है वहां पे, उसके लिए आप एक मोमबत्ती तक नहीं जलाते। उनका इशारा ही नहीं, उन्होंने क्लियर कट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लिया है। और इसके बावजूद कि डिम्पल यादव जी और अखिलेश यादव जी ऑन रिकॉर्ड हैं, मेरे पास स्टेटमेंट है उनकी, भले ही आप ही के पार्टी के लोग अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोल रहे हो, ये भी हुआ है। सुनने वाली बात है, अशोक यादव जी, अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी ने यह बोला है कि हिंदुओं के खिलाफ जो निर्दयता से जिस प्रकार वहां पर एट्रोसिटीज हो रही है बांग्लादेश में, सरकार उसके बारे में कुछ करे। अब आप बोले अशोक यादव जी प्लीज। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये बहुत ही घृणित काम हो रहा है वहां पर, जो भी अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो जो काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसके विरोध सरकार को करना चाहिए। उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सरकार को आवाज उठाना चाहिए, बांग्लादेश की सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन ये सरकार को जैसे लग रहा है कि आपदा में अवसर मिल गया है। जो इनकी यूएसपी रही है पोलराइजेशन की, उसी पोलराइजेशन में जो बांग्लादेश का जो वायलेंस है अगेंस्ट हिंदू, ये इन्हीं के इस पोलराइजेशन को एक अच्छा अवसर मिल गया है ये भाजपा के लिए कि बांग्लादेश की एट्रोसिटीज जो हिंदुओं के ऊपर हो रही है, उस एट्रोसिटीज को हिंदुस्तान में दिखाओ और उसके आधार पर हिंदू मुस्लिम का अपना इनका जो काम है उसको और भड़काओ। क्योंकि आपको याद होगा जब पहलगाम में जो घटना हुई थी, जो जिसमें हमारे लगभग 26 टूरिस्ट जो मारे गए थे, इसमें विदिन 24 आवर्स भारतीय जनता पार्टी ने इतना असंवेदनशीलता का परिचय दिया कि वहां 26 परिवारों में मातम फैला था। यहाँ पर इन्होंने कार्टून बनाया और कार्टून बनाकर उसके नीचे लिखा कि धर्म पूछा था, जाति नहीं। तो आप इस लेवल तक आप पॉलिटिक्स करने के लिए उतारू हो कि आपके लोग भी मर जाएं, आपके लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ दिखती है तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं दिखती। एक और चीज अखिलेश यादव जी ने कही जिसके ऊपर मुझे लगता है शायद बोलेंगे। उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है, एक सेकंड, एग्जैक्टली क्या बोला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट डिड ही से, कहां गया, हाँ, मोदी जी हर चीज के बारे में बात करते हैं, कीमतों के बारे में बात नहीं करते यार। मोदी जी हर चीज के बारे में बात करते हैं, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के बारे में बात नहीं करते। मोदी जी हर चीज के बारे में बात करते हैं, रुपए की गिरती हुई कीमत के बारे में बात नहीं करते। जो डॉलर अभी बढ़ गया है, 90 रुपए तक हो गया है, उसके बारे में बात नहीं करते। और बाय द वे यहां पर हियर आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी, संजय द्विवेदी जी हंस रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अमिताभ बच्चन साहब, द ग्रेट बिग बी, अक्षय कुमार साहब, और कौन, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत जी खैर बीजेपी के हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हर, यू ओनली एक्सपेक्ट हर टू सपोर्ट हर ओन पार्टी, व्हाई नॉट। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त क्या क्या वो करते थे। अरे भाई मैं तो अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी गाड़ी पे आग लगा रहा हूं, अब मैं साइकिल पर जाऊंगा। अमिताभ बच्चन साहब, अक्षय कुमार साहब, अब तो गाड़ी में जाने का कुछ रहा ही नहीं, पेट्रोल 60 रुपए का हो गया, 60 रुपीज का हो गया, बाप रे बाप, हाहाकार मच गई पूरे देश में। ये सारे फिल्म स्टार सर जबरदस्त, आज इनको क्या हो गया, सैमसंग गया, 104 रुपए का पेट्रोल है, अरे 90 रुपए का डॉलर है, आज क्या हुआ। अशोक यादव जी आप बोले इस पे प्लीज। नहीं, इस पे तो इनकम से कम ये जो सेलिब्रिटीज का आपने नाम लिया है जी, इनकी अंतरात्मा को, मतलब हमें लग रहा है कि अंतरात्मा को इन्होंने अपने गिरवी रख दिया, या तो अपनी अंतरात्मा को इन्होंने डायजेपाम देकर के सुला दिया है कि सो जाओ अंतरात्मा। अब जब मोदी जी
कि सत्ता जाएगी तब तुम जाग जाना, जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम सोई रहो। अपना जो सोल है, इस सोल को इन्होंने सुला दिया है। और मोदी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल की कीमत के बारे में बात नहीं करते, डॉलर के बारे में बात करते थे ना, जब ये सत्ता में नहीं थे तब बात करते थे, तब करते थे। अब आज सत्ता में आ गए तो काहे बात करेंगे भाई। ये मोदी जी ही कहते थे कि डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरती है, लेकिन जैसे ये सत्ता में आए उन्होंने उसको मतलब उसका उल्टा कर दिया। डॉलर गिरेगा तो पीएम की गरिमा बढ़ेगी, और डॉलर घटेगा तो पीएम की गरिमा मतलब बढ़ेगी, डॉलर बढ़ेगा तो पीएम गरिमा घटेगी। ये इनका मतलब थोड़ा सा दूसरे टाइप का पैमाना है। और अभी आपने नमूना की बात किया था, जो योगी जी ने कहा कि एक नमूना दिल्ली में है और कहां कहां। देखिए इस बात को लेकर के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत ट्वीट भी किया था। आपको अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे आप, तो पूरे हिंदुस्तान में अभी तक का रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो 85% जो विदेशी दौरा मोदी जी का है ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन, 85%। तो अब योगी जी किसको कह रहे थे, नाम तो उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा कि जब देश में बहस हो रही होती है, जब कोई चर्चा होती है संसद में, तब वो दिल्ली वाला नमूना बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है। तो अब किसके लिए उन्होंने कहा, एक नमूना तो है जो संसद जैसे चलता है, वो नमूना विदेश चला जाता है। अब किस नमूने के बारे में योगी जी कह रहे हैं वो तो योगी जी बेहतर बता पाएंगे, नाम तो उन्होंने बताया ना उस नमूने का। लेकिन हम लोग जो अज्यूम कर रहे हैं कि वो 85% जो फॉरेन उनका जो टूर होता है ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन होता है प्रधानमंत्री जी को, तो हो सकता है कि योगी जी का निशाना वही बात हो, मोदी जी या जो भी हो। आज अखिलेश जी ने कहा कि 2.79 करोड़ वोटर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट एसआईआर के माध्यम से। अखिलेश यादव जी पहले भी आलोचना कर रहा था कि एसआईआर इज एनआरसी इन डिस्गाइज, मगर आज अखिलेश यादव कुछ और कह गए, बोले कि ये वोटर्स जो कटे हैं, डिलीट हो गए, इसमें बीजेपी में खलबली मची है। बीजेपी में बार बार डिस्कशन, हॉट डिस्कशन चल रहा है कि ये कैसे कटे। तो व्हाट इज आखिरकार सच क्या है अशोक यादव जी, व्हाट्स द ट्रूथ? देखिए बीजेपी या चुनाव आयोग, उन दोनों को अलग अलग नहीं है। देखिए इस समय चुनाव आयोग मतलब मोदी सरकार मतलब चुनाव आयोग। इन लोग घुसपैठिया ढूंढ रहे हैं, घुसपैठिया जैसे भूसे में से सुई ढूंढते ना, गांव में वो कहावत है भूसे में से सुई ढूंढना। ये भूसे में से सुई ढूंढ रहे हैं घुसपैठिया के नाम पर। घुसपैठिया पकड़ने का एमएचए का काम है, और एमएचए टाइम टाइम पे इस पे अपना स्कीम चलाती रहती है। लेकिन एसआईआर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन निकला घुसपैठिया ढूंढने, और पूरे देश की वोटर लिस्ट को इस तरह से जो है रिशफल करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा कि एक एक वोटर गांव में, जब शादियों का मौसम चल रहा था उत्तर प्रदेश में, पागलों की तरह बीएलओ वोटर को ढूंढ रहा है और वोटर बीएलओ को ढूंढ रहा है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं कि इस तरह की चीजें हुई। अच्छा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इतने लाख इतने करोड़ वोटर डिलीट कर दिए गए, बहुत सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिलीट हुई हैं। और कुछ जो इनके अभी उन्नाव के जो इनके पूर्व सांसद, उन्नाव के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने इस बात को जोर देकर के कहा कि एसआईआर के बाद समाजवादी पार्टी टॉर्च से ढूंढने पर भी नहीं दिखेगी। इसके अलावा भी बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने ऑन कैमरा कहा कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को टारगेट करके जितना अधिक से अधिक कटवा सकते हो कटवाओ। होता क्या है कि जब आप दूसरों के लिए कुआं मतलब गड्ढा खोदते हैं तो थोड़ा बहुत कुआं अपने लिए भी खोद देते हैं उसी चक्कर में। तो अब ये विपक्ष के वोटरों का नुकसान करने के चक्कर में इनका भी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन ये हेल्दी माइंडसेट से एसआईआर नहीं किया जा रहा है। एसआईआर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कि विपक्ष के वोटरों का नाम चिन्हित करके काट दो, ताकि चुनाव में ये वोट देने लायक ही न बचे। और इसके पीछे बहाना बनाओ घुसपैठिए का। अब घुसपैठिए का रिकॉर्ड एक दिन आपके ही चैनल पर आपने ही बताया, बाकी कई जगह ये सब देखने को हम लोग पाए कि 88,000 समथिंग घुसपैठिया मनमोहन जी की सरकार में रिपोर्ट किया गया, 5,000 समथिंग घुसपैठिए जो है मोदी जी के रिजिम में रिपोर्ट किया गया। तो ये जब इतना अंतर है तो घुसपैठिया पकड़ने का या उसको डिटेन करने का और ये सब करने का, डिपोर्ट करने का तो इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो मनमोहन सिंह सरकार में 88,000 घुसपैठिया पकड़ा गया, तो कम से कम इसका डबल करके दिखाते कि हमने मनमोहन जी के से डबल हमने किया। लेकिन 10% भी नहीं किया, 7-8% इन्होंने किया। तो घुसपैठिया पकड़ने का, घुसपैठिया को डिपोर्ट करने का तो जो 3D बताते हैं कि डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट, ये सब करने का इनका सिर्फ नारा है, कुछ काम करने का नहीं है। अगर कुछ करना हो तो घुसपैठियों को बाहर करते। इनका टारगेट है डिटेक्शन, जी, detection, detain, deport. But the only thing is, and the figure stands right there. By the way, this is the official figure of the Home Ministry. Home Ministry की figure है। मैंने कहा मैं जरा अपडेट कर लूं हमने आपको, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं सर। 5,034 पिछले 12 साल में 5,034 अरे यार कुछ तो करो।
मनमोहन सिंह जी की सरकार में जिनको बोल बोल के आप लोगों की जबान नहीं थकती थी, 88,329 लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया, इलीगल बांग्लादेशी। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट रोहिंग्या के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं। 88,329 वो 10 साल में, 12 साल में आप 5,000 भी कर सके, मतलब आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। संजय द्विवेदी जी, क्या आपका दिल जो है सिर्फ गाजा के लिए धड़कता है? क्या आपका दिल बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए धड़कता नहीं है? क्या उनका खून अलग होता है? आप बताएं ना सर, संजय द्विवेदी जी प्लीज। देखिए सर, ये प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। एक प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी भी थे, श्रीलंका में लिट्टे परेशान कर रहे थे, उनके पास आत्मघाती दस्ते थे। श्रीलंका में आत्मघाती दस्ते सरकार को परेशान कर रहे थे, उन्होंने मदद मांगी और देखिए वहां जाके उन्होंने जब हमारे सैनिक वहां गए, सफलतापूर्वक उन्होंने उस चीज को सॉल्व किया। भले उसमें फिर ये हुआ कि साहब माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी बाद में उनका बलिदान हो गया देश के लिए, एक वो मैटर अलग है, लेकिन मैं उनको सलाम भी करता हूँ इस बात के लिए। तो आज बांग्लादेश की समस्या है, बांग्लादेश की समस्या तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी को चिंतित होना चाहिए कि जब देख रहे हैं साहब, जब हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली सब जगह करते हैं साहब हिंदू मुस्लिम, तो क्या उनको अल्पसंख्यक हमारे जो हिंदू भाई बांग्लादेश में हैं उनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? और भी हमारे प्रवक्ता जी घुसपैठियों की बात कर रहे थे, आपने बता भी दिया साहब 5,000 घुसपैठिए इनके पास हैं। अभी बड़ी अच्छी बात कही, SIR के माध्यम से जितने घुसपैठी गद्दार थे सबको निकाल दिया गया। तो साहब 3 करोड़ गद्दार थे क्या घुसपैठी है? देखिए पहले जो चुनाव होता था मतपत्रों से होता था, मतपत्र मिला दिए जाते थे, मतपत्र मिलाने के चक्कर में कोई ये नहीं जान पाता था किस वार्ड से, किस गली से, किस मोहल्ले से किसको कितने वोट मिले। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं इस समय देश में। जो अब SIR की बात करें तो इस समय चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव चल रहा है, तो उसमें हर मोहल्ले में बीजेपी को कितने वोट मिले, समाजवादी को कितने मिले, शिवसेना को कितने मिले, कांग्रेस को कितने मिले, ये क्लियर कर एक लिस्ट आ जाती है। तो SIR के माध्यम से जो हो रहा है, जो निश्चित रूप से चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह जब जहां के मतदाता जो बीजेपी को पिछले 2 सालों में 3 सालों में वोट नहीं दिए, जिस जगह के, क्योंकि इन्होंने पूरा अध्ययन किया है, पूरा उसमें लगा के काम किया है, वो वहां से उन मतदाताओं को हटा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, आप कहते हैं साहब मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा में माननीय राजीव गांधी ने कहा था कि साहब 10 पैसा पहुंचता है, 20 पैसा पहुंचता है, 25 पैसा पहुंचता है उन हमारे जो गांव के लोगों के पास। सबसे ज्यादा बीजेपी वाले हंसी उड़ा रहे। आज मनरेगा में जो हटाया जा रहा है, मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, सिर्फ इसलिए बदला जा रहा है कि साहब पैसा नहीं पहुंच पा रहा उनके पास। और कभी मैंने इसी डिबेट में सुना था, डिबेट में मैं कहते थे साहब क्योंकि हमने जो है सबके अकाउंट खुलवा दिए हैं, टोटल जनता के अकाउंट खुलवा दिए, तो डायरेक्ट अकाउंट के माध्यम से पैसा जा रहा है, जबकि मैंने विरोध भी किया था। हमने कहा इसको जांच करिए, अकाउंट के माध्यम से पैसा नहीं जा रहा है, किस तरह जा रहा है आप देख लीजिए। और आज वही बात निकल के आई, मनरेगा का नाम चेंज करने की क्या जरूरत थी? जिस मनरेगा का विरोध कांग्रेस के समय में कर रहे थे, पहले तो उसको लागू कैसे कर दिया आपने? इसी आधार कार्ड का विरोध करते थे पहले, उसको आप क्यों लेके आए? अभी बड़ी अच्छी बात आपने कही कि महंगाई जब विपक्ष में थे, आज कांग्रेस अगर इतनी खराब थी, जैसे हमारे कांग्रेस की विचारधारा बहुत खराब है, बहुत विचारधारा खराब, मैं भी मानता हूं सर। तो जो देश की जनता ने 56 साल जो है कांग्रेस सत्ता में क्यों रहने दिया सर? इसके मतलब जो हमारे देशवासी हैं, 2014 से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि साहब इस देश में पैदा होना भगवान बचाए, पिछले जन्म में क्या पाप किया था, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। द्विवेदी जी, ऐसे कोई सरकार है 2014 से पहले, अगर 2014 से पहले अगर हमारे इन्हीं मतदाताओं ने 56 साल राज्य कराया और उन्होंने सुई से लेके अगर हेलीकॉप्टर बनवाया, अनुसंधान केंद्र बनवाया, IIT बनवाई, रोड की तमाम चीजें, तमाम द्विवेदी जी बनवाए, राज और उद्धव एक साथ एक मंच पर
एक क्या मंच उनकी पर विचारधारा गलत थी? एक मंच आज पर आप जबरदस्ती डिबेट में आके जब एक बात फडणवीस जी ने कहा क्या होने वाला, ये कर दिया, अरे इंदिरा गांधी द्विवेदी जी ने सुन ये तो कर लीजिए। दिया। फडणवीस जी ने कहा कि क्या होने वाला है। यहाँ जाके द्विवेदी जी सवाल तो सुन लीजिए। द्विवेदी द्विवेदी जी की समस्या समाप्त किया था। उद्धव जी और राज ठाकरे जी एक साथ आने से बहुत, एकनाथ शिंदे जी कह रहे इतने बवाल आप मचा रहे हो, इतने बवाल मचा रहे हो कि पूरे महाराष्ट्र में हंगामा हो गया। बल्कि हालत यह है वो एकनाथ शिंदे जी के हिसाब से 0+0=0, कुछ होने वाला नहीं है। राज ठाकरे जी भी जरूरत था, उद्धव जी जो पूरे ऑपरेशन टाइगर के बाद 0 हो गए, तो 0+0=0 है। और फडणवीस साहब ने कहा ये इतना हलचल मच रहा जैसे रशिया और यूक्रेन युद्ध छोड़कर एक साथ आ गए हैं। तो क्या गेम चेंजर है, किस प्रकार से गेम चेंजर है, ये पूछ रहे प्रश्न। प्रदीप जी और बजाज जी, एकनाथ शिंदे के पास से सिर्फ आप हटा दीजिए शिवसेना का नाम और धनुष बाण, जो चुनाव आयोग से जो बेईमानी करके चुनाव आयोग ने उनको दे दी है, अगर ये हटा दीजिए आप, फिर इनकी स्थिति देख लीजिए क्या इनकी स्थिति है। आप ये देखिए योद्धा की तरह उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में इन परिस्थितियों में कि हमारा चुनाव से नतीजा नहीं पहुंचा, इन परिस्थितियों में भी अगर हम 11% 12% वोट लाते हैं और हमारे कम मार्जिन से लोग हमारे प्रत्याशी हारते हैं, तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा एक समझ लीजिए युद्ध जीता उन्होंने। आप कह रहे साहब राज ठाकरे के आने से सही नहीं, तो भाई राज ठाकरे आए नहीं आए, उद्धव ठाकरे जी के साथ है, शिवसेना यूवीटी के साथ है, तो जनता डिसाइड करेगी ना। फिर जनता डिसाइड करेगी कि हमारा गठबंधन सही है या गलत है। भाई देखिए आज कोई युद्ध तो होता नहीं है इस देश में कि युद्ध हो और हमने उनके सैनिक मार दिए और हमने इस यूपी में कब्जा कर लिया। तो मतपत्र का बात है, आपने ज्यादा मत गिरवा लिए, हमने कम मत गिरवाए, लोग ज्यादा नहीं निकले हमारे मनपसंद वाले, या हमारे वाले वोटर लिस्ट में SIR के माध्यम से हमारे वोटरों को आपने काट दिया, तो आप 100 वोट से भी जीत जाएंगे। लेकिन एक चीज तो है द्विवेदी जी, और कोई 500 जीता, कोई 300 जीता, कोई 400 जीता, लेकिन द्विवेदी जी वहाँ 30,000 वोटर घटे हाँ थे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 40,000 वोटर घटे थे, लेकिन द्विवेदी जी 20 वोटर घटे थे। द्विवेदी जी प्रशंसनीय है बहुत। जैसे लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी की परफॉर्मेंस जो रही, प्रदर्शन जो रहा उद्धव ठाकरे जी का, नया सिंबल तुतारी सिंबल, और वो तुतारी भी 6-7 और लोगों को दे दी गई, अलग अलग किस्म की तुतारी। सर उसके बावजूद इतनी सीट लाना लोकसभा में, मानना पड़ेगा जबरदस्त काम किया। लेकिन उसके बाद असेंबली में क्या हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग सो गए। उन्होंने कहा कि यार लोकसभा के चुनाव में जीत गए, अब क्या है, अब लोग हमारे पास ही आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार, मैं दारूवाला साहब के पास जाता हूं, दारूवाला साहब मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बीजेपी को अच्छा कंपटीशन मिले, क्योंकि अभी मुझे लग नहीं रहा ग्राउंड पे। लेट मी स्टेट वेरी क्लियरली, यू आर इन पुणे, even from Pune we are getting reports, from Nashik, from Nagpur, even from Samantwadi, even from Ratnagiri, and of course from Mumbai। मुंबई में तो हम रहते हैं, मुंबई में तो दिख रहा है। सर भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है, वो तकरीबन 25 दिन पहले शुरू हो गया। आज तक कोई उद्धव जी की सेना से मेरे पास नहीं आया, मतलब हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया, कांग्रेस से कोई नहीं आया। सर समाजवादी पार्टी के लोग आए, ये बता दूं मैं, समाजवादी पार्टी का भी काम मुंबई में, सबके सामने बोल रहा हूं मैं, अशोक यादव जी आपको जान करके खुशी होगी, मुंबई शहर में बीएमसी के चुनाव में बीएमसी का जो बजट होता है कई स्टेट से ज्यादा होता है। 76,000 करोड़ का बजट है, इस साल तो मुझे लग रहा है 80,000 करोड़ का होगा सालाना। मैं आपको बता रहा हूं सर, दारूवाला साहब, आई थिंक आइदर दे हैव गिवन अप और गॉड नोज व्हाट हैज हैपेंड। व्हाट डू यू थिंक दारूवाला साहब? तौर पे जो हकीकत है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का काम इतना खूबसूरती से हो रहा है। लोगों की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, लोगों का बेनिफिट ट्रांसफर, महिलाओं का मान, उनका सम्मान, और इलेक्ट्रिसिटी, नल में पानी, सर पे छत, आसमान खुला, साफ सुथरा महाराष्ट्र, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसका जो कॉल है, इसका जो मतदान है, इसकी आने वाले दिनों के अंदर पूरे महानगर पालिका, ये जनमानस, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देने वाला है। कंफ्यूजन जो है, जो महा कंफ्यूजन है, वो जो कांग्रेस को लेकर, एनसीपी को लेकर, तुतारी को लेकर, शिवसेना बंधु को लेकर, ये सब जो कंफ्यूजन चला है, इसके वजह से
मतदाता के मन में इतना सारा ये है भय, क्या ये हो क्या रहा है, ये करना क्या चाहते, कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर इतना महा कंफ्यूजन क्यों है। मगर इसके अंदर बीजेपी इज वेरी फोकस्ड। वी हैव डिसाइडेड हमारे पार्टनर्स के साथ, जहाँ पे तुम्हारा कॉल है, जहाँ पे जनमानस है, जहाँ पे जो समुदाय के वोटर्स है, Yes. अगर वो एरिया के अंदर अजीत पवार जी का वर्चस्व है, अगर हम यहाँ पे जाते पूना से लेके कोल्हापुर तक, अगर वहाँ पे एकनाथ शिंदे जी का कॉल है, वी हैव एक्सेप्टेड, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी हैव रिकंसाइल्ड ओवर हियर, वी आर ऑलरेडी गोइंग टू वर्क ऑन इट। यहाँ पे जितने भी नगर सेवक है, ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर नहीं जाए। देवेंद्र फडणवीस जी ने इतने ब्यूटीफुली ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किसी का प्रेशर इसके ऊपर चलने वाला नहीं है। अगर आप परफॉर्म किए हैं, अगर आप करप्शन फ्री है, टेंटेड है, भले लास्ट टाइम तुम कोई भी भले वेव में जीत के आए हो, अब तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा, या तो आप पेरिश हो जाएंगे। चलो ये तो हो गया। दारूवाला साहब, Darwala sir, I think there's somebody speaking very loudly where you are. Can you Digvijay answer Singh question? From my side, I could hear the disturbance. Digvijay Singh has said a very unexpected praise for the RSS from Digvijay Singh. Digvijay Singh ने मोदी साहब के पुराना RSS के फोटो दिखा दिया। उन्होंने कहा देखो कांग्रेस वाले को सीखना चाहिए RSS से, संगठन किस प्रकार से चलता है। This is the way how the organization should work. And because the RSS and the BJP are working together like an organization, they are winning elections. Digvijay Singh praising Modi, Digvijay Singh praising RSS. दारूवाला साहब, आप RSS से जुड़े हो, what is wrong with Digvijay Singh? इतना तारीफ कैसे हो रहा है मोदी साहब का और RSS का, कि संगठन किस प्रकार से, and Congress should learn from RSS. Digvijay Singh. Yeah, I'll tell you one thing. दिग्विजय सिंह साहब हो, सुब्रमण्यम स्वामी साहब हो, यशवंत सिन्हा साहब हो, जो एक 75-80 इयर्स के जो सीनियर हमारे वेटरन्स है, लीडर्स है, जो कभी किधर मणिशंकर अय्यर, कभी किधर, सर ये लोग का सर आंखों पे उनका बहुत अच्छा उनका प्रयास रहा है, उनका प्रवास भी राजकारण में बहुत अच्छा है। मगर वी टेक ऑल दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। I am saying Digvijay Singh and all the senior people जो मैंने नाम लिया, अगर कोई नाम लेने का भूल भी गया, I think they have reached the right age and now they should retire and stop giving comments. इनके प्रशंसा से ना हमको कोई फर्क पड़ेगा, ना इनकी बदनामी से हमको कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो यहाँ पे जनमानस के बटन से फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा रास्ते के अंदर खड्डे को देख के पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा अगर भाजीपाला का दर ये अगर नीचे नहीं आता, हमको फर्क पड़ेगा अगर पेट्रोल डीजल ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद ये ट्रम्प के जो एम्बार्गो है, ये ट्रम्प का जो भी चला है, आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट टॉल लीडर्स, वंस देयर इज अ पीस ऑर्डर, वंस डॉलर कम्स टू नॉर्मलसी, जो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के जो गिरते हुए परिणाम हमारे देश के ऊपर गिर रहे, वहां पर फर्क पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग ने ये ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए क्या केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है, तो नगर पालिका में भी हमारी सरकार आएंगी। अगर हमारे नगर सेवकों ने काम नहीं किया है तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, जो मतदाता है ना, ये लोगों को घर पे बटाएंगे। और मैं आपके माध्यम से, देखो मेरी पार्टी के अंदर जो भी छोटी मोटी बातचीत होती है, मैंने कहा था we should give chance to fresh comers, we should give chance to young comers, we should give chance to people who have to perform. They may be educated, they may not have even 100 followers behind them, but if they have the spark, अगर उनके पास वो काम करने का उमंग है, स्वच्छता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्रिमिनल फ्री है, तो उनको कॉर्पोरेशन में भेजिए। देखिए मैं आपको बोलता हूँ ना, ये जनमानस जो है ना, ये देश का जो जनता है ना, उनको बहुत छोटी छोटी चीज चाहिए। इनको रास्ते, सुरक्षा, पुलिस, लाइट, नल में पानी, इनकी जो मांग है ना सर, बहुत ज्यादा नहीं है सर। भाजी 30 रुपए की हो, दूसरे दिन 10 रुपए होंगी, ये चढ़ उतार से वो लोग ठीक है, मगर जब तुम उनको बेसिक एमिनिटीज नहीं देंगे ना सर, फिर वो हमारी हमारी पार्टी भी हो सर, उसको ऐसा काम मत करिए। But you can't run away from the responsibility. Because for 20 years you've been in collaboration or in coalition with the same Shiv Sena. उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के साथ आप थे, 20 साल तक थे, तो you can't really run away from there. Because अभी and now I'm not talking about Bombay, Rajiv sir. I'm talking about the whole of Maharashtra as well. Now let me put it to you this way.
मुंबई शहर में फॉर एग्जाम्पल दारूवाला साहब, आई एम गोइंग टू अशोक यादव साहब राइट नाउ, जस्ट अ स्मॉल थॉट, लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आने वाली है अलॉन्ग विद एकनाथ शिंदे साहब, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एटलीस्ट आई डोंट हैव एनी डाउट, आई हैव सेड इट फ्रॉम डे वन। लेकिन इस बार आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा, ये याद रख लो। इस बार आप ये नहीं कह सकते कि नेहरू जी ने किया या राजीव गांधी ने किया या इंदिरा जी ने किया या लाल बहादुर शास्त्री ने किया, इस बार आप ही के ऊपर दारोमदार रहेगा। अशोक यादव साहब, आपके जो अबू आसम आजमी साहब हैं यहाँ पे मुंबई शहर में, मैं आपको बता रहा हूं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चुपचाप फोकस तरीके से जहां जहां पर एक तो उनके सपोर्टर हैं वहां पर और अलग अलग जगह पर भी, मुझे जरा भी हैरानगी नहीं होगी, आश्चर्य नहीं होगा अगर अबू आसम आजमी की मतलब समाजवादी पार्टी की 10 या 12 सीटें आ जाए यहाँ पे बीएमसी में, नंबर 1। नंबर 2, ये भी सवाल है आपके लिए ये सर अशोक यादव जी, एक शख्स है, एक पार्टी है जो समाजवादी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देगी, वो है AIMIM। वो AIMIM का जो वो है ना अंदर, क्या क्या बोलते हैं उसको, जो बीजेपी का तुर्क का जो इक्का है, वो जहां जहां पहुंच जाता है ना, तो वहां कांग्रेस का भी वोट ऐसे हो जाता है और समाजवादी पार्टी का तो वोट होता ही है। अब आप बोले सर अशोक यादव जी। एक तरह से मतलब बीजेपी को ही हिडन तौर पर सपोर्ट करवाती है, ताकि मतलब जो हमारे वोट्स को काटती है बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। ये चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मतलब ऐसा नहीं कि पर्दे के पीछे है, ये खुला खेल फर्रुखाबादी, बिल्कुल खुला खेल है। और इसमें कुछ लोग जो थोड़ा सा उतना अवेयर नहीं होते हैं, माराठी समाज के लोग, वो उनके ट्रैप में आ जाते हैं मतलब धर्म के नाम पर, और थोड़ा बहुत नुकसान कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के जो प्राइम जो ड्यूटी है, चाहे अबू हासिम साहब हों या उत्तर प्रदेश के जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं या वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस हैं, उनमें जितना अधिक से अधिक हम लोग अवेयरनेस फैला लेंगे, अवेयर मतलब लोगों को बता ले जाएंगे कि हो सकता है चुनाव में आपके खाते में पैसे आ जाएं, हो सकता है आपके पैरेलल आपके धर्म का आदमी खड़ा हो जाए और आपसे वोट मांगे, लेकिन आपको अपने ऑब्जेक्टिव, अपने जो आपका जो निशाना है, उस निशाने से आपको चूकना नहीं है। ये हम लोग अब महाराष्ट्र में भी अबू हासिम जी के माध्यम से हम लोग वहां के जो वोटर्स हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि IMIM नुकसान करेगी आपका, तो उन वोटर्स के यहाँ हम लोग जाके बता रहे हैं कि ये एक्चुअली ये भाजपा के सहयोग के लिए खड़ी है। और काफी हद तक उत्तर प्रदेश में हमने AIMIM का जो गेम है ये यहाँ पे नहीं चलने दिया, लोकसभा चुनाव में भी नहीं चलने दिया। आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमने AIM को नहीं चलने दिया। यहाँ पर हम लोग तो समझा ले गए यहाँ की यूपी के वोटर्स को, कहीं कहीं नहीं समझा, जैसे बिहार में नहीं समझा पाए RJD के लोग, तो बिहार में नुकसान हो गया। लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता दीदी भी समझा ले जाएंगी, हम लोग को पूरा भरोसा है। और महाराष्ट्र में अबू हासिम साहब भी समझा ले जाएंगे कि वो हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। अशोक यादव जी, समस्या यह है जी, अशोक यादव जी, यूपी हैज बिकम द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द एंटायर नेशन। पूरे देश से जितने भी डिजिटल कंपनीज है वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। करीबन 60,000 और जॉब्स क्रिएट किया है योगी आदित्यनाथ जी का कहना, बिकॉज सुशासन, वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी काबू में है, लॉ एंड ऑर्डर काबू में है, योगी सरकार का कहना है। मगर और आगे जाके OP राजभर साहब ने यह भी कहा, कत्लेआम सहारनपुर में हो रहा था, साइफाई में तभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी नाच गाने देख रहे थे। ये आपके जमाने के सिक्योरिटी और सेफ्टी था। तो आज वो पूरे परिवर्तन है। किस प्रकार से रिएक्शन आपका, राजभर जी, योगी जी? देखिए, इस तरह की जो बातें सरकार करती है, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट करती है अपना। हमने कई बार इस चीज को बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर, आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटाज है, जो NCRB के डेटा है, जो यूपी किस नंबर पर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मर्डर में, फिरौती में, किडनैपिंग में। तो ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर को हमें बताने की जरूरत नहीं है, उनकी बैलेंस शीट बताती है। जैसे CA होते हैं, CA बैलेंस शीट बता देते हैं कंपनी का, बाकी विज्ञापन में कुछ भी रहे, उसी तरह से CA उनका रिपोर्ट कार्ड बता देता है, हम लोग के पास रिपोर्ट आ जाती है। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर अगर देखना हो उत्तर प्रदेश का, तो आप देखिए किस तरह से एक कप सिरप माफिया उत्तर प्रदेश में पैरेलल एक मतलब गवर्नमेंट चला रहा है। एक तरह से जो कप सिरप माफिया है, एक कई राज्यों में उसकी गवर्नमेंट चल रही है। आपको उम्मीद नहीं है कि इतने बड़े 2000 करोड़ से ऊपर का इसमें अवैध ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें इंटरनेशनल टेरर फंडिंग की भी बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया। हमने नहीं किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया कि बांग्लादेश जैसे जब भारत की सीमा से बाहर जब वो कप सिरप जाता था, तो इंटरनेशनल जो इस्लामिक टेररिज्म के हाथों में उसकी कमान पहुंच जाती थी। तो इतने बड़े पैमाने पर जो देश के खिलाफ आतंकवादी जैसे
घटनाओं में वो धन इस्तेमाल होता था, उसके बाद भी योगी सरकार उन माफियाओं को प्रोटेक्ट कर रही है, उनको संरक्षण दे रही है। योगी जी कह रहे कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्शन हो गया और 75 लोगों को अरेस्ट किया योगी सरकार ने। वी हैव, बट सबसे निषाद जी ने फोटोग्राफ दिखा के कहा, अखिलेश यादव जी बताए ये जो कोडीन माफिया है वो अखिलेश यादव जी के साथ क्या कर रहा है, और फोटोग्राफ दिखा के कहा well, सरकार इज टेकिंग एक्शन, द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ड्यूटी, बट अखिलेश यादव जी आल्सो हैज टू रिप्लाई कि ये कोडीन माफिया के लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि फोटो किसकी है, सवाल है संरक्षण किसका है, प्रोटेक्शन किसका है। अगर वो माफिया मान लीजिए हमारे पार्टी के नेता के साथ खड़ा है, तब तो उसके ऊपर और आपको तगड़ा एक्शन लेना चाहिए कि समाजवादी माफिया है, इसके घर आप जल्दी बुलडोजर भेज दें। लेकिन आप उस तस्वीर के पीछे छुप रहे हो। समस्या ये है, उस तस्वीर को दिखा करके ऐसे आप उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही है सरकार, योगी सरकार, कि भाई ये समाजवादी माफिया। आप समाजवादी माफिया है तो आप अतीक अहमद के साथ दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, आप मुख्तार अंसारी के साथ दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, भदोही वाले विजय मिश्रा के साथ आपका दूसरा ट्रीटमेंट रहेगा, वहीं बनारस वाले ब्रजेश सिंह के साथ दूसरा ट्रीटमेंट रहेगा, जौनपुर वाले धनंजय सिंह के साथ आपका दूसरा ट्रीटमेंट रहेगा। सरकार वही, लॉ एंड ऑर्डर वही, मुख्यमंत्री वही, लेकिन व्यवस्था अलग। क्यों? क्योंकि हमारे माफिया है, ये तो अपोजिशन के माफिया है। तो इस तरह से सरकार नहीं चलती है। योगी जी अभी उनको ये लगता है कि वो एक मतलब अपने मठ में ही बैठे हुए हैं। भाई वो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनको हाथा बनाम मठ की लड़ाई से बाहर आना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि हम इस देश का, हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अशोक यादव जी, लेकिन इस बात से उनको थोड़ा सा अलग हटके। जी, एक छोटा सवाल है आपसे, मेरे माइंड में बड़ा कंफ्यूजन है। मैं ढूंढ रहा था कि कौन सा सिंह है, सिंह असल में जो क्षत्रिय जात से ठाकुर है, कौन सा सिंह है जो दबंग है, माफिया है, उसके खिलाफ कोई इनकाउंटर हुआ हो, कोई डेमोलिशन हुआ हो। विकास दुबे से लेके मिश्रा तक, अहमद से लेके अंसारी तक, यादव तो पता नहीं कितने बेचारे घुट गए बीच में। आप मुझे ये बताइए, कोई सिंह है इसमें, कोई मतलब असली सिंह जो? नहीं देखिए, अगर आपके पास सिंह इज किंग, तो यूपी में सिंह इज किंग है। सिंह इज किंग, चाहे वो सिंह मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा हो, चाहे वो सिंह माफिया कुर्सी पर बैठा हो, सिंह इज किंग। लेकिन एक चीज, एक मिस्ट्री समझाओ यार, एक मिस्ट्री समझाई जाए प्लीज। और ये कोई पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन नहीं है, ये समाज का सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं यूपी में बहुत काम किया है, मैंने यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, मैं तो असल में दिल्ली वाला हूं। मैं सर जो बिष्ट, रावत, ये सब जो है, मतलब गढ़वाल रेजिमेंट इज वन ऑफ आवर मोस्ट रिमार्केबल रेजिमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट अवॉर्डेड रेजिमेंट्स इन द कंट्री। लेकिन सर पहले गढ़वाल से जो लोग आते थे, ये मेरा कोई वो नहीं है, उनको ठाकुर वैसे समझा जाता नहीं था। तो ये ठाकुर कब से हो गए सर, जरा बताया जाए प्लीज। मतलब मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ सर, अशोक यादव जी। नहीं, इसके बारे में सर, राजीव सर सॉरी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो बिष्ट या गढ़वाल कैसे, ठाकुर कैसे हो गए। नहीं है, पूरा करना। मैं सर पूछ रहा हूँ सर आपसे, बिष्ट, नेगी, नहीं, मैं रियली आई डोंट नो अबाउट दिस। सर आपकी हंसी कुछ और बता रही है, चलो कोई बात नहीं। I want to ask you before you go to द्विवेदी जी, वो योगी जी ने कहा कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर विल वर्क, जो भी पब्लिक एनक्रोचमेंट करेगा अशोक यादव जी, उस पर मैं बुलडोजर चलाऊंगा। जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में इलीगल एनक्रोचमेंट करेंगे, वहां भी बुलडोजर चलेगा। नाउ बुलडोजर विल नॉट स्टॉप। योगी जी कहा बुलडोजर कहा, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट ऑल, इट विल रन। अशोक यादव जी देखिए, अभी तक ये होता था कि बुलडोजर जब किसी जाति धर्म के खिलाफ चलता था, तो हम लोग कहते थे कि भाई आप कानून का पालन करिए, जो जुडिशरी के थ्रू जाइए। यहां पर हम लोग, विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट आपने जो है विजय मिश्रा के साथ किया, वो ट्रीटमेंट आपको कप सिरप माफिया के लिए भी करना चाहिए। तो भाजपा के लोग जानते क्या कहते हैं, भाई कानून सम्मत कार्रवाई हम कर रहे हैं, जो कानून के हिसाब से हम लोग FIR करवा रहे हैं, कानून के हिसाब से ये कर रहे हैं, वो फिर बुलडोजर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुलडोजर इज मेड फॉर PDA, बुलडोजर इज नॉट फॉर नॉन PDA। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर इज मेड फॉर ओनली PDA।
पीडीए का कोई भी व्यक्ति होगा, वो जरा भी कहीं क्राइम में अगर इन्वॉल्व मिलेगा तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ बुलडोजर है। ये थोड़ा सा नया ट्रेंड है उत्तर प्रदेश में। और योगी जी को लेकर के अभी आपने कहा गजा की बात कर रहे थे योगी जी, गजा। जी, तो मैं अभी उनका ही विधानसभा में आप थोड़ा सा अगर आप उनकी स्टेटमेंट को देखेंगे तो गजा को गांजा बोल दिया उन्होंने गलती से, मैरिजुआना जिसको बोलते हैं, मैरिजुआना गांजा, वो उन्होंने गजा बोलते बोलते गांजा उन्होंने बोल दिया कि गांजा की बड़ी चिंता इनको है। तो ठीक है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, गजा गांजा में कोई इशू नहीं है। समस्या यह है कि आप मुख्यमंत्री हैं और आप ही की सरकार के अंदर कुलदीप सेंगर जैसा अपराधी बैठा हुआ था और जिसके खिलाफ सरकार ने लचर पैरवी किया। आपको पता होगा सरकार ने लचर पैरवी किया, जिसकी वजह से उसको दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। और वो बेटी भी हिंदू ही है, ऐसा नहीं कि वो बेटी किसी और धर्म से है, वो हिंदू बेटी है। और वो हिंदू बेटी अपनी तख्ती लेकर के वहां प्रदर्शन कर रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, उसको पुलिस वाले उसका पैर हाथ से खींच के ले जाते हैं, कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हो यहाँ पर बैठ के। अब वो हिंदू बेटी जो यहाँ पर प्रताड़ित हो रही है, जिसके पूरे परिवार को उस कुलदीप सेंगर ने खत्म कर दिया, लेकिन उस हिंदू के लिए भाजपाइयों के मन में कोई सिंपैथी नहीं है। हाँ, उस हिंदू के लिए सिंपैथी जो बांग्लादेश में। तो आपको उत्तर प्रदेश के हिंदू के लिए, हिंदुस्तान के हिंदू के लिए भाजपा के मन में कोई सिंपैथी नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के हिंदू के लिए पूरा सिंपैथी है। ये बेसिक डिफरेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिसाइजिंग कर रहे हैं बांग्लादेश की इशू को हिंदुस्तान में उठाकर। जी द्विवेदी जी, आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने राशिद मामू को ले लिया। राशिद मामू संभाजी नगर से कॉर्पोरेट और फॉर्मर कॉर्पोरेट है, उनको आपने पार्टी में ले लिया। लोकल विरोध होने के बावजूद चंद्रकांत खैरे साहब आपका बहुत बड़ा लीडर है, चंद्रकांत खैरे यूबीडी का, उनको नहीं लेना चाहिए, वो उद्धव जी ने लिया। राशिद मामू को लिया, चंगेज मुल्तानी को लिया, तो फडणवीस साहब का कहना कि आप ऐसे प्रश्न चिन्ह वाले लोगों को लेकर क्या दिखलाना चाहते हो। फिर वही हिंदुत्व वाली बात है, हिंदुत्व तो दूर, जो एकनाथ शिंदे जी बार बार गया कि हम हिंदुत्व के झंडे को लेकर चल रहे हैं, बाबा बाला साहब ठाकरे के झंडे को लेकर चल रहे हैं। आप हिंदुत्व से बहुत दूर जा रहे हैं और चुनाव के वक्त और दूर जा रहे हो द्विवेदी जी। सर प्रदीप जी, मेरे अभी तक समझ में एक बात नहीं आ पाई। एकनाथ शिंदे कहते हैं मैं हिंदू से दूर जा रहा हूं, तो बाला साहब के अनुयायी कैसे हुए? वो बाला साहब की नीतियों पे कैसे चल रहे हैं? बाला साहब के तमाम ऐसे ऑडियो वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, मैं भेज दूंगा आपके पास, जिसमें बाला साहब ने खुद कहा कि हमारे देखिए मंत्री बैठे हुए हैं, ये मंत्री बैठे हुए, हमारे ऐसे तमाम ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं जो राजभक्त हैं। अब आप समझ, दारूवाला जी बैठे हैं, तो दारूवाला जी बीजेपी में क्यों आ गया भाई? आप इनको मत रखिए तो भाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बाला ठाकरे की नीति में चल रहे हैं ना। हम एकनाथ शिंदे जी थोड़ा चल रहे हैं, बाला साहब की नीति यही थी कि हमारे लिए कोई भी जाति विशेष हमारे लिए नहीं है, सभी जातियों की वो सम्मान करते थे। अब मैं दूसरी बात समझ आता हूं कि रुपया चुनाव आज एक सबसे बड़ा जो युद्ध शुरू हो गया सर। ये आप देखिए, मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार पैसा बांटने जा रही थी जब आचार संहिता लागू हो गई थी, चुनाव ने मना कर दिया। ऐसे नवंबर में चुनाव हो रहा है तेलंगाना में, वहां पैसे बांटे जा रहे, चुनाव ने मना कर दिया। बिहार में राजीव जी, 8 मेरा शो है जी, मैं जा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच अशोक यादव जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you. Whenever you are in Mumbai, please come and visit us, अशोक यादव जी, थैंक यू जी। द्विवेदी जी प्लीज गो अहेड सर। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होती है सर जी। बिहार में 17, 24, 31, 7 आचार संहिता के समय पैसे बांटे जा रहे हैं, 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। करेक्ट। कोई रोकने वाला सर है? आप किसी भी तरीके से कोई भी फंड, कोई भी पैसा आप नहीं बांट सकते हैं। जब आप दूसरी सरकार, दूसरे प्रदेशों में आप मना कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बांटने की जरूरत है? आज आप बीएमसी चुनाव हो, 10,000 करोड़ इनके पास है, इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा है, किस लिए पैसा है? इसीलिए पैसा है। आप देखिए, मैं कुछ जनता पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं जनता के लिए नहीं कह रहा हूं साहब आप, लेकिन ये चुनावों को देखना चाहिए। चुनाव को देखना चाहिए कि हमारा चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो। अब ईडी की आप बात कर लीजिए, हम लोग बराबर कह रहे हैं ईडी जो है वो संरक्षित है बीजेपी द्वारा, सीबीआई संरक्षित है बीजेपी द्वारा।
राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल में है, सोनिया गांधी राहुल गांधी जेल में है। इनके बीजेपी जितने थे हमारे प्रवक्ता, चाहे मोदी जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, हमने खुद सुना है। सोनिया गांधी राजीव गांधी जेल में, सोनिया गांधी राजीव गांधी जेल में, मतलब जमानत में है, जमानत में है, जमानत में है। अरे तो भैया ईडी के माध्यम से आप किसी को भी जमानत दिलवा दीजिए। आपने अरविंद केजरीवाल को, संजय सूद ने, संजय राउत ने करवाई, तमाम लोगों को आपने करवाया। हाईकोर्ट ने क्या कहा, साहब केस नहीं बन रहे थे। तो चुनाव जीतने का ये तरीका सर है। अगर 56 साल अगर उनकी कोई नीतियां नहीं थी, उनकी कोई विचार नहीं थे कांग्रेस के, उनके कोई सिद्धांत नहीं थे, तो 56 साल इस देश की जनता ने उनको क्यों लिखा? लेकिन एक चीज तो बताइए सर, लीडरशिप क्यों स्वीकार की? अरे सर एक चीज तो बताइए इसके पहले कि मैं दारूवाला साहब के पास जाऊं, कि उद्धव जी क्यों नहीं बोल रहे बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं का नरसंहार? एक स्टेटमेंट नहीं आई उनकी। गाजा का उन्होंने बोला है महंगाई आपने बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया आपने, 90 रुपए आपका हो गया, जिसके लिए आप ही कहते, हम तो नहीं कहते थे। आपने पिछली बार कहा था, पिछले हमारे डिबेट में, साहब डॉलर कम हो जाए तो दिक्कत आएगी। तो जब डॉलर कम था 50 रुपए, तो मोदी जी को क्यों दिक्कत हो? पेट्रोल क्यों कर रहा था माननीय मोदी जी? करेक्ट, उस वक्त आज चिल्ला चिल्ला बोलना है। अभी आपकी वाला जी से पूछ लीजिए सर, विरोध में थे तो दारूवाला साहब से पूछ लेता हूँ, बेरोजगारी है ही नहीं तो पूछ लेता हूँ दारूवाला साहब से। अरे वोट मिलना, महंगाई होना, बेरोजगारी होना, दाम बढ़ना, So let me ask दारूवाला साहब, ये दोनों में अंतर है जी। दारूवाला साहब भी जीत सकते हैं जी, द्विवेदी जी दुरुस्त बात है। आपकी इजाजत हो तो दारूवाला साहब के पास जाऊं। दारूवाला साहब, अब आप ये बता दें सर, जब भी ये बात पूछी जाती है राहुल गांधी जी से या अखिलेश यादव जी से, या जैसा कि अभी अभी जवाब दिया संजय द्विवेदी जी ने विद रिगार्ड टू उद्धव ठाकरे जी, पता नहीं उद्धव ठाकरे जी को क्या हो गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब ये बात पूछी जाती है कि भैया जिस प्रकार हिंदुओं के खिलाफ एक वायलेंट कैंपेन चल रही है, हिंसात्मक आंदोलन एक चल रहा है बांग्लादेश में, क्या आप लोगों का दिल उसके लिए नहीं धड़कता? तब कहा जाता है कि भैया आप जो है बढ़ती कीमतों पे कुछ नहीं बोलते, पेट्रोल की कीमत पर कुछ नहीं बोलते, डीजल की कीमत पर कुछ नहीं बोलते, गिरते हुए रुपए पर कुछ नहीं बोलते। तो मेरा ये कहना है सर, जरा आप बताएं, व्हाई कांट पीपल जस्ट कंडेम व्हाट्स गोइंग ऑन इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको कंडेम क्यों नहीं कर सकते? मतलब क्या हो गया है? मुंह पे पट्टी क्यों बांध दी है लोगों ने? पूछ रहा हूं आपसे सर, पूछिए, बोलिए सर। Can't hear you, sir. समाजवादी के जो मित्र हैं वो तो चले गए। लास्ट 30 मिनट्स आई एम जस्ट लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम। उन्होंने इतना बड़ा विधान किया और इतना दुखदायक विधान किया, क्या बांग्लादेश में होने वाले हादसों को भारतीय जनता पार्टी एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे वापर रहा है। सर एडवर्टाइजमेंट के तौर पे इसका माइलेज हमको क्या मिलेगा? इसका जो संरक्षण हमारे हिंदू भाई बहनों का, जिसके ऊपर उद्धव जी बात नहीं कर रहे, शरद पवार जी बात नहीं कर रहे, हमने पृथ्वीराज चौहान जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना, हमने यहाँ पर जो जो लोग हैं, मैंने संजय द्विवेदी के मुंह से भी नहीं सुना। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ये शो के ऊपर यही था, क्या मैं इसका निषेध करता हूँ और ये धिक्कार है और बांग्लादेशियों के ऊपर हम लोग लानत भेजते हैं। ये मैंने ओपन मीडिया पे बोला। मुझे ना किसी का डर है, ना मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ना ये ऐसी थर्ड क्लास विचारधारा के लोगों के साथ में मैं डरता हूँ। सब में पहले जो ये लोग ये विधान करते हैं, क्या इसका हमको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए? सर हम लोग सत्ता में हो या नहीं हो, संघ की जो विचारधारा 100 साल से आज भी वही है। सत्ता आती है और जाती है। हमने कोई भी नया फ्लैगशिप प्रोग्राम, हमने कोई भी नया एजेंडा, हमने कोई भी नया मुद्दा सत्ता में आने के बाद में ऐड नहीं किया। हम पहले से जो हमारी मांग थी, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, हमें कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, हमें काशी विश्वनाथ चाहिए, ये हमारी मांग सत्ता में आने के पहले से थी। हम लोग सत्ता में नहीं थे, हमने जब भी काम किया, और सत्ता में आ गए तो हम इसको जुडिशरी के माध्यम से हम लोग इसको हासिल करेंगे। अगर जुडिशरी के माध्यम से वक्त लगता है तो मैं अली दारूवाला मुसलमान होने के वजह से मैं मुसलमान समाज में जाके हिंदुओं की विचारधारा को, और जो हमारे मुस्लिम भाई है 30 करोड़ मुस्लिम ये देश में रहते हैं, ये मेरा जो एक स्टेटमेंट है आप एकदम गौर से सुनिए, 30 करोड़ मुस्लिम ये देश में रहते हैं, उनका डीएनए अगर आप चेक करो
तो वो हमारा डीएनए हिंदू भाई का ही डीएनए है। जी यहाँ पे तलवार की धार पे और सूफी की प्यार से यहाँ पे कन्वर्जन हुआ। जो कन्वर्जन हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, वो मोहब्बत से हुआ, वो दिल लगी से हुआ, वो दिल खुशी से हुआ। उसके बाद में जो लास्ट 400 साल में हुआ है, ये सेल्फ अक्लेम, सेल्फ प्रोक्लेम, ये स्वघोषित जो बादशाह आए, उन्होंने यहाँ पे जो इस्लाम लाया, वो इस्लाम इतने घिनौने तरीके से लाया, उसके चलते हुए यहाँ पे कन्वर्जन हुआ। मगर अगर आप डीएनए देखो तो हम लोग उतने ही हिंदू हैं जितने मेरे द्विवेदी भाई है। मगर इनके ऊपर ऐसी क्या पाबंदी है, इनके ऊपर ऐसा क्या एक्ट इनके सर के ऊपर गिरा है, क्या ये लोग खुल के बात क्यों नहीं करते? ये लोग सनातन के बारे में खुल के बात क्यों नहीं करते? ये लोग काशी विश्वनाथ के बारे में कभी क्यों बात क्यों नहीं करते? ये लोग जो है ना, ये जो बोलते हैं डुप्लीकेट हिजामा पहना है सर इन्होंने। उद्धव जी को मुसलमानों से ये जो नया प्यार आया है ना, उनको अगर लगता है कि उद्धव ठाकरे को, शिवसेना जी को ये बंबई के अंदर वो लोग मतदान देके ये लोग इनको सीट पे बैठाएंगे, मगर ये बात गलत है, ये विचारधारा गलत है। आप सनातन के साथ गद्दारी करके सत्ता में नहीं आ सकते, और सत्ता में आ भी नहीं सकते, गलती से भी नहीं आ सकते। पर राशिद मामू, क्योंकि 2014 के बाद में इस देश का नागरिक जाग चुका है। राशिद एक मामू, है तो सेफ है। अली दारूवाला साहब, राशिद मामू सांबाजी नगर से यूबीडी ज्वाइन कर लिए, चंगेज मुल्तानी ज्वाइन कर लिए, इनफ्लक्स ऑफ मुस्लिम लीडर्स विद इन द यूबीडी। तो आप भी उद्धव ठाकरे जी का कहना कि आरएसएस ने अगर दारूवाला साहब को मुस्लिम फ्रंट का इंचार्ज बना दिया तो राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, और उद्धव ठाकरे ने चंगेज मुल्तानी और राशिद मामू को ले लिया तो देशद्रोही है, हिंदुत्व के खिलाफ उद्धव ठाकरे जी कर रहे। यही पूछ रहे संजय द्विवेदी जी आपसे। आप करें तो देश प्रेम है, ये इनकलाब है, और अगर द्विवेदी जी किए तो आप कह रहे देशद्रोही है और हिंदुत्व के खिलाफ है। हाउ डू यू सी दैट दारूवाला साहब? बिल्कुल प्रदीप सर, देखिए ना, यहाँ पर अगर अली दारूवाला को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मेंबर बनाया, या उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, या जो भी कुछ छोटा मोटा पद दे दिया, सर एक बात समझना है, 2010 जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, आज जो भी हमारे जूने लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हैं, वो आज नहीं जुड़े। 2002 से इंद्रेश जी के साथ में हम लोग काम कर रहे, जब तो सत्ता तो नहीं थी, सरकार नहीं था, 2 सांसद लेके हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की हालत आपने पूरे देश में देखी क्या है, और भारतीय जनता पार्टी को हम हमारे आरएसएस के संविधान के अंदर, हमारे श्रृंखला के अंदर, हमारे जो हायरार्की रेंज के अंदर 17 नंबर है सर। आरएसएस के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विद इन द टॉप 10 है। तो ये सब बात को कहना, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके अंदर अली दारूवाला को लिया तो प्रेम, और हमने अगर राशिद मामू को लिया तो नफरत, ये सब बोलने की बातें हैं। ये एक जो हफ्ते भर में चला है ना, ये पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, इसको टर्न कोर्स कहते हैं सर। कल को जब ये पार्टी हार जाती है तो ये लोग पूरे के पूरे खाली हो जाएंगे। अभी आप देखिए, सारे मुस्लिमों की कतार कांग्रेस में लगी है, मगर काम करवाने के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आते। इनके दिल के अंदर 67 इयर्स से कांग्रेस ने ये इतनी डीप रूटेड किया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। मगर ये विचारधारा अब चेंज हो रही है। मुसलमानों को जमीनी तौर पे जब हम लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जाके हम बात कर रहे हैं, दे हैव अग्रीड एंड दे नो दैट मोदी जी की सरकार ये सबकी विकास करने वाली सरकार है। यहाँ पे जाति को पूछ के ना पानी, ना जल, ना बिजली, ना छत, ना वायु, ना आसमान, ना पाताल, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आप देश के सच्चे नागरिक है, आप देश प्रेमी है, आपके साथ में उतना ही प्रेम है जितना कि हमारे जोशी, कुलकर्णी, बजाज और नायर साहब से है। सर जबरदस्त है सर, मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी जबरदस्त होती है सर, फैंटास्टिक होती है। आप देखिए ना असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल आपके लिए काम कर रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस की ऐसी तैसी कर रहे हैं, हर जगह पे समाजवादी पार्टी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। एक जमाने में वन सेकंड ये सवाल सुन ले। एक जमाने में जस्ट वन क्वेश्चन, एक जमाने में आपके खास हुआ करते थे, हमारे भी बड़े खास थे, उनका नाम था अन्ना हजारे। सर अन्ना हजारे हर 3 या 4 हफ्ते के बाद फास्ट एंड टू डेथ किया करते थे। काहे पे? 60 रुपए हो गया, ओ हो, पेट्रोल की कीमत 58 रुपए हो गई, 60 रुपए हो गई, फास्ट एंड टू डेथ।
डॉलर की कीमत हो गई 58 रुपए 55 और 60 के बीच में, फास्ट एंड टू डेथ। सर आज की तारीख में दिल्ली AQI has gone up beyond 600, पेट्रोल इज एट 104, डीजल एट 94, आपका क्या बोलते हैं डॉलर इज एट 90 रुपीज। अन्ना हजारे साहब कहीं नहीं है, जबरदस्त है सर, बीजेपी इज ब्रिलियंट। हाँ बोलिए सर प्लीज, डरवाला साहब प्लीज। सर 2019 से लेके 2025 आज 6 साल कंप्लीट हो गए सर, 6 साल कंप्लीट हो गए। पेट्रोल और डीजल का रेट ना बढ़ा है ना घटा है, कांस्टेंट है सर। ये बात आप कहना भूल जाते। 67 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सर ये 10 रुपए से लेके ये लोग ने 90-100 रुपीज तक के पेट्रोल का रेट लेकर गया था। ये सरकार ने 6 साल में सर 100 रुपीज कभी नहीं हुआ मनमोहन सिंह के टाइम पे। 1 रुपए डीजल में बढ़ा है सर मनमोहन सिंह के टाइम पे कभी नहीं हुआ, झूठ मत बोलिए। दिवाली में 10 रुपए नो घटाया सर प्लीज डोंट मिसलीड। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे 60 रुपए से ऊपर कभी नहीं गया, 100 रुपीज का कभी नहीं हुआ पेट्रोल व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह। अरे जब $40 था ना सर प्रति बैरल, हाँ था, $140 था प्रति बैरल, आज की तारीख में 74 रुपए है, 74 डॉलर है, 75 डॉलर है। इन स्पाइट ऑफ दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह kept it at 60 rupees. Of course, I agree with you, I agree with the BJP's view that you cannot give so much of subsidy because at the end of the day, every 3 years you are going to have to pay so much of interest, which is going to hit everybody. But there has to be a balance. There has to be a balance. Rajiv sir, जी। let me finish. They used to borrow from the bank Yes. and subsidize Yes. petrol and Yes. give। Oil ये bonds. कहाँ का रूल है? ये Yes, कहाँ का I rule? agree आप with you. कर्जा लेके आप दान धर्म नहीं कर सकते। I don't disagree. I don't disagree. Oil But bonds. that's exactly what is happening in Maharashtra. लाड़की बहना योजना की वजह से आपकी बाकी सारी स्कीम ठप हो गई हैं, पैसे नहीं है उनके लिए, सारे पैसे तो आपने लड़की बहना में खर्च दिए। आई एग्री विद यू सर, यू हैव आल्सो लर्न फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, यू आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये देखिए नाउ दारूवाला साहब इज टेलिंग मी आई गॉट टू गो। द्विवेदी But साहब, any event, once again to all of you, आज सर बहुत बड़ा दिन है, आज प्रकाश दिवस है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। एक बार फिर हम सब की तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश दिवस यानी जन्मदिन पर उनको बहुत 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 नमन। जी प्रदीप जी आपको। आप द्विवेदी जी एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, फिर निकल जाना। वंदे मातरम योगी जी मोदी जी ने कहा अंतरात्मा की आवाज है, इट इज कमिंग फ्रॉम नेशनल कॉन्शियसनेस, Yes. करेज और फ्रीडम की गुहार है। वंदे मातरम गाना पड़ेगा। योगी जी ने कहा कि गाना पड़ेगा, मोदी जी कह रहे गाना पड़ेगा। उद्धव जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम किधर है द्विवेदी साहब? तो संसद में जो GR आया था उसमें वंदे मातरम और जय हिंद का तो बेपिन तो बैन लगाया था ना सर, मोदी नारेबाजी जी के सामने बैन लगाया गया था। नारेबाजी हम कहते नारेबाजी सर, वंदे मातरम जय हिंद जो है, अगर हम नारेबाजी कर भी रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर हम वंदे मातरम जय हिंद कह रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है भाई? जी दुरुस्त बात। भाई नारा ही तो है हमारा वंदे मातरम। हम जय हिंद पे और वंदे मान मातरम। रहे हैं, जय हिंद हमारा नारा है जी राज्यसभा में बताने की रोक है। वो अभी भी लागू है, अभी भी लागू सब ऐसा है, हम बता दें आपको सर, रूल में अभी भी लागू है। और अभी नहीं लागू, पहले से लागू दीजिए, था। मैं कंक्लूड कर देता हूं सर, 2 मिनट। हाँ बोलिए। जो भ्रष्टाचार की बात करने वाली पार्टी थी कि भ्रष्टाचार हम देश में खत्म कर देंगे, आसाम से लेके पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जितने भ्रष्टाचारी थे खत्म हो गए। गए कहाँ? बीजेपी में। इतना उद्धव ठाकरे के जमाने में इतना शोर होता था कि एनसीपी 70,000 करोड़ की मालिक है, चक्की पीसेंगे। एक नाथ शिंदे वगैरह दुबके घूम रहे थे बेचारे, कहीं सीबीआई डर से, ईडी डर से, सब भागे घूम रहे थे। कितने सांसद जो गए हैं, कितने सांसद हैं, उनके ऊपर सील किया गया। लेकिन जब वो बीजेपी में है तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, देखिए आप अगर जो है आप अगर इस तरह की राजनीति करेंगे तो ये देश वही देश है सर जहाँ पे इंदिरा गांधी भी हारी थी, जहाँ पे बड़े बड़े नेता हारे थे, जहाँ बहुत लोग हारे थे। ऐसा नहीं है कि जनता सब देखती है, सब जानती है, सब सुनती है। दुरुस्त बात। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कहते रहे कि जनता देखती रहे। अब तो इस समय जो हमारा 2025 है, इस समय तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत एक्टिव इस समय है। आज से 10 साल 20 साल पहले इतनी एक्टिव नहीं थी। तो आज तो कोई बात आप करिए, तुरंत 10 मिनट के अंदर 4 करोड़ लोग पहुंच जाती थी।
तो ये तो आप चीज़ ये है, बताइए ना आज सर चल रहा है द्विवेदी सर। जी, जाने के पहले एक अमिताभ बच्चन साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं सर, बहुत बढ़िया, बस क्या क्या एक्टर है सर, आया बिग बी साहब। अक्षय कुमार साहब हैं, और कौन है, क्या नाम है उनका, दीपिका पादुकोण जी हैं, उसके अलावा न जाने और कितने कितने लोग हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे तो बड़ा ट्वीट किया करते थे, अरे सर, 60 रुपए का पेट्रोल हो गया। मनमोहन सिंह साहब जेल थोड़ा ना भेजते थे, ईडी सीबीआई लगा के। आजकल कोई अभी कुछ नहीं ज्यादा बोलता। ज्यादा आज बोल तो रहे हैं अमिताभ बच्चन सांप सूंघ गया और सब। डिम्पल कपाड़िया, फलाना टिपाड़िया, तो चले जाएंगे जेल, मुंबई में रह नहीं पाएंगे, भागे भागे घूमेंगे। इसमें नहीं, कौन आज- सी बड़ी बात है? तो मेरा दुनिया जान रही ये सर। तो सैड है ना सर, बड़ा इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए ना, हमारे अलावा कोई नहीं और बोल बातचीत पाएंगे नहीं सर, वो कोई नहीं बोल पाएगा सर, हम तो बोल रहे हैं सर। कोई भी नहीं बोल पाएगा, आप समझ लीजिए। सर मैंने तो पूछा जो आपसे। जो कमिश्नर ने जिसने आरोप लगाया अनिल देसाई के ऊपर 100 करोड़ रुपए के ऊपर, वो गवाही देने तक नहीं आ पाया, भाग गए वो। तो ये तो इनका स्क्रिप्ट है इनकी, बीजेपी की, कि स्क्रिप्ट लिखो ऐसे करके कि अनिल देसाई 100 करोड़ रुपए घोटालेबाज हैं, उद्धव ठाकरे इतने बड़े घोटालेबाज हैं, ये फलाने इतने बड़े घोटालेबाज। वो तो बेचारे फिल्म अभिनेता है, वो उनकी कौन सुनेगा, वो तो चले गए अंदर, जी, ईडी के बिल्कुल। अंदर कर दिया ईडी ने, पता चढ़ गया, मुकदमा 5 साल। जैसे हमारे बहुत भाई लोग लड़ते रहे, तमाम लोग लड़े बेचारे, शराब घोटाले में लड़े, फलाने में लड़े, धमाके में लड़े, तो लड़ते रहिए आप। राइट तो बात द्विवेदी जी। बात यहाँ पे ये है ना, जब सरकार तानाशाही करने लगती है, सरकार तानाशाही हो जाती है, प्रजातंत्र लोकतंत्र को जी, भूल जाती दुरुस्त बात है तो द्विवेदी ये जी। स्थितियां निश्चित आती है कि आप 100 रुपए पेट्रोल Thank you very much, sir. नहीं, हमारा सही है। अगर Thank you very much, सब्सिडी दे sir. रही थी जनता को, पेट्रोल पे, डीजल पे या गैस पे सब्सिडी दे रही थी, तो क्या बुरा था भाई? सर उसमें बेसिक अगर चीज हमें ये आती सब्सिडी है, दे ये रही आपका थी, काम तो है उनको अगर दे रही थी, उन्होंने भले लोन लिया सर, सरकार ने ये हमारा काम थोड़ी है, तो आपका काम है ना हमारे ऊपर डाला। सर। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है ना, हमारा काम थोड़ी है। अकेले हम चिल्ला रहे हैं यहाँ पे डुगडुगी बजाते हुए, अकेले ये क्या है, इसके बारे में बात करो। भाई आप भाई काफी जगह सुनते हैं लोग बात, देखते हैं हमारी डिबेट, तो उनको सोचना चाहिए इस चीज को ना, उनको देना चाहिए, समझना सर चाहिए सीधी कि बात हमारा क्या हो रहा है, है। सरकार अब का देखो, काम बिजनेस चलाना नहीं है। मैं तो बार बार ये बोलता हूं, सरकार का काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना नहीं है। सरकार का काम है लोगों के लिए सहूलियत देना, और अगर आप पैसा ले रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं तो दीजिए। आपका और क्या काम है? अरे जनता का काम नहीं है तो क्या है? मतलब आपका काम है बैलेंस शीट को साला को मतलब आपके अकाउंट्स को बैलेंस करना, फिर बिजनेस करिए। व्हाई यू इन गवर्नमेंट? बजाज जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, जी दुरुस्त बात है अगर वो सब्सिडी दे रहे थे जी। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को क्यों बुरा लगता है? लेकिन वो सस्ता में पेट्रोल डीजल तो दे रहे थे ना, सर वो हमें उनके पेट्रोल गैस सस्ती दे रहे थे ना। सर बीजेपी तो में उनको जो भी क्यों गया, उनको लगता है? बीजेपी में जो भी गया वो तृप्त हो गया, उसकी आत्मा भी तृप्त हो गई, घर भी तृप्त हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया सब लोग। चलिए सर, एक दिन आप भी चले जाएंगे बीजेपी में। संजय द्विवेदी जी नहीं सर, बहुत हम तो बहुत नहीं धन्यवाद जाएंगे, आपका, देख लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे योगी साथ जी जुड़ने के शॉर्टलिस्ट लिए। लिए किए आपके नाम, योगी जी के लिस्ट में आपका नाम है। आपका नाम है सर द्विवेदी जी। नमस्कार सर, कोई बात नहीं सर। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय हिंद। Jai Hind, Jai Hind. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. And Mr. Darwala just decided that that retreat was the better part of valor, so he decided to run away. Mr. Darwala, you ran away, sir. Didn't even tell us that he was about to go. He said that he was about to go. You asked him to wait for a couple of minutes. He couldn't even wait that long. But his statements, his one-line dialogues has got him a lot of fame where Nation Now is concerned. That's right, all over the place. But I'll tell you what, he's not wrong. In most of in most of his arguments, Darwala is not wrong. भाई आपका दिल धड़कता है गाजा के लिए, लोग गाजा बोलते हैं, मैं तो अभी भी गाजा ही बोलता हूँ। द गाजा स्ट्रिप इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू। गाजा पट्टी जो है इजराइल के पास में, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां पे जो तथाकथित तौर पर इजरायलियों द्वारा जुल्म हो रहा है, ये आप बोलते हैं ना इजरायलियों द्वारा जुल्म हो रहा है, और 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था, जब वहीं से हमस यानी वही फिलिस्तीनी आकर के जिन्होंने 1,500 इजरायली बच्चों को मार काट करके औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए, वो आपको नहीं दिख रहा था। आप अगर ऐसा करेंगे तो रिटेलिएशन तो होगी ना भाई। आप अगर हमारे 26 लोगों को मार देंगे पहलगाम के आगे, तो ऑपरेशन सिंदूर में रिटेलिएशन नहीं होगी। ये वही लोग हैं प्रदीप जी, ये आरफा खानम शेरवानी और राना अयूब और ये अरुंधति रॉय, ये सारे लोग
जिनका दिल बड़ा धड़कता है बेचारों का, ओहो हो, पाकिस्तानियों के ऊपर आपने बम गिरा दिए। जो हमारे 26 लोगों का गला काट दिया गया, जान से मार दिया गया, उनके लिए इनका दिल नहीं धड़कता है। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार आज की तारीख में नरसंहार हो रहा है, वहां पर इनका दिल नहीं धड़कता है। देयर आई एग्री टोटली विद मिस्टर मोदी, विद मिस्टर शाह, एंड इवन with Yogi Adityanath. I tell you what, I think we have Amit Shah Sahab speaking on Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. Can we have that please? That's just less than a minute clip. वो जरा दिखाएं प्लीज। अमित शाह साहब गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बारे में जो बोलते हुए कि अगर 9वीं बादशाही नहीं होती तो शायद पूरे हिंदुस्तान में कोई हिंदू बचा नहीं होता। कैन वी सी दैट प्लीज? अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम कोई हिंदू न होते, कोई सिख नहीं होता, पूरा भारत समाप्त हो गया होता। इस देश पर नवम गुरु के जो उपकार हैं वो 5000 साल के बाद भी इसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता, कोई भूल नहीं सकता। नवम गुरु की वो महान यात्रा दिल्ली तक की, और औरंगजेब को कहा कि धर्म परिवर्तन बंद करो, मुझे अगर धर्म परिवर्तित कर देते हो तो पूरा भारत धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जो यातनाओं का वर्णन है, मैं तो यहां बोलना भी नहीं चाहता, बोल भी नहीं सकता। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी जुल्मी और अत्याचारी लोगों के सामने अपने मक्कम इरादों को कभी उन्होंने पिघलने, अगर गुरु तेग बहादुर न होते तो हम अमित शाह साहब, अगर गुरु तेग बहादुर ना होते तो आज की तारीख में एक भी हिंदू नहीं बचता पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा अमित शाह साहब कह रहे हैं, which is absolutely true, by the way. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself on tonight's show। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लें। When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation now. और चैनल को शेयर भी करें, कमेंट भी भेजें, जितने कलरफुल कमेंट भेजना चाहते हैं जरूर भेजें, मुझे बहुत बड़ा मजा आता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।